हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर को एंड कर चुके थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे चैप्टर को सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हम बना चुके हैं। ऐप में आपको उससे रिलेटेड असाइनमेंट भी दिया जा चुका है। तो अब आप उस असाइनमेंट को बनाइए और जो डाउट हो वो आप मुझे सेंड कीजिए। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक आपका नेक्स्ट चैप्टर है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर को छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कहा जाता है क्योंकि ये चैप्टर का कंटेंट बाकी के चैप्टर से कम है, बट जो भी है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट में भी आता है। नीट में तो खास करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडिकल वालों के लिए ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सबके लिए है, इक्वल इंपॉर्टेंस हम समझ के चलेंगे। और ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक। चलो सबसे पहले जरा चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर लिया जाए कि सर केमिकल काइनेटिक है क्या। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है और तब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना। देखो, चैप्टर का नाम ही है केमिकल काइनेटिक। काइनेटिक, ये काइनेटिक क्या है सर। देखो, काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ और वो ग्रीक वर्ड क्या है, तो वो ग्रीक वर्ड है काइनेसिस। ये ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ, ग्रीक वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस से अराइज हुआ काइनेटिक। और काइनेसिस का क्या मतलब होता है, तो काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब क्या, तो मतलब ये कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, तो हम लोग को इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ केमिकल डिस्कस करना है। क्लियर है ना। मूवमेंट ऑफ केमिकल, मूवमेंट मतलब सर, मूवमेंट मतलब आप अच्छे समझ सकते हैं। अब केमिकल का मूवमेंट कहाँ होगा, आप दिमाग लगाइए, केमिकल का मूवमेंट कहाँ होगा। तो सर बहुत सिंपल सी बात है कि केमिकल का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, तो केमिकल का मूवमेंट केमिकल रिएक्शन में होगा। जब कोई केमिकल रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन में, रिएक्शन के ड्यूरिंग केमिकल मूव करेगा। क्लियर है ना। दैट मीन्स क्या, तो दैट मीन्स ये कि हम लोग को इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ केमिकल इन केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करना है। डिस्कस करना है मूवमेंट ऑफ केमिकल्स इन केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स स्पीड ऑफ केमिकल इन केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलेगा। जो केमिकल रिएक्शन का रेट है उसके बारे में हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दें, और इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते समय हम एक पॉइंट जरूर लिखना चाहेंगे। हम इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में कुछ आपको लिखना बताना चाहते हैं। तो इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of rate at which any chemical reaction takes place is called chemical काइनेटिक। क्या बोल रहे हैं हम, तो हम बोल रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट एट विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस
या डायरेक्टली हम लोग बोल सकते थे कि स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। क्लियर है ना? तो हम लोग को इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ केमिकल्स के बारे में डिस्कस करना है, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। अब इस टॉपिक का मतलब तो सर समझ गया। अब एक बात और समझना होगा आपको पहले कुछ बेसिक क्लियर करते हुए चलना होगा, तब आप चैप्टर को और अच्छे से क्लियर कर पाइएगा और अच्छे से समझ पाइएगा। तो बेसिक में हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर केमिकल रिएक्शन कैसा कैसा होता है। देखो, बहुत अलग अलग चीजों के बेसिस पर, बहुत अलग अलग आधार पर केमिकल रिएक्शन को तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, बिकॉज हम लोग यहाँ मूवमेंट, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें, on the basis of speed of reaction, या हम बोल सकते थे rate of reaction, हमारे पास 3 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं। कौन कौन सा सर? पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा है जस्ट अ मिनट, कुछ मार्कर में, चौक में थोड़ा प्रॉब्लम है, वेरी स्लो रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। एक हमारे पास है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कितना फास्ट सर? अभी बता रहे हैं आपको हम। वेरी स्लो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है, और मॉडरेट रिएक्शन ये इनके इन बिटवीन का होता है। मतलब अगर परफेक्टली किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, तो वो मॉडरेट रिएक्शन को ही आप परफेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? तो ऐसा हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एक टॉपिक करके आपको तीनों के बारे में कुछ बेसिक्स समझाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट वेरी फास्ट रिएक्शन। देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब क्या? तो मतलब ये कि जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कितना फास्ट होता है सर? तो हम बोलेंगे these reactions completes in 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 seconds. Can you imagine this time interval? 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 second. 10 to the power minus 14 से 10 to the power minus 16 सेकेंड के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्या सर? तो मतलब ये कि ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें आप रिएक्टेंट को जितना जल्दी एक दूसरे के पास लाएं, बस दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जितने भी हैं, बस उनको एक दूसरे के साथ जैसे मिक्स किए, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है। आपको पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा और आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। These reactions occurs in 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds. Clear है ना? They takes place as soon as reactants mix together. Clear है? हम इसमें एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं
they occurs as soon as reactants mixed together। आप रिएक्टेंट को जितना जल्दी मिक्स करेंगे ये रिएक्शन उतना ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सर कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। बिल्कुल बता दे रहे हैं ना। फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं प्रिसिपिटेशन ऑफ AgCl when AgNO3 mixed with NaCl। जब आप AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ में मिक्स कराते हैं तो आपको AgCl प्लस NaNO3 मिलता है। और ये जो AgCl है ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। और ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि बस आप दोनों को एक दूसरे में मिक्स किए और नेक्स्ट जो आपको नजर आया वो वाइट प्रेसिपिटेट ही नजर आया। तो ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन है। ये वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का होता है। आप इस बात को ध्यान में रखना, आगे चलकर इसका बहुत यूज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिसिपिटेशन ऑफ BaSO4 when BaCl2 mixed with H2SO4। Precipitation of BaSO4 when BaCl2 mixed with H2SO4। जब आप बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो आपको बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। और ये जो प्रिसिपिटेट बनता है, पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट होता है, ध्यान में रखना। ये जो प्रिसिपिटेट बनता है ये इतना फास्ट बनता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब बन गया। आपने जैसे मिक्स किया आपके सामने बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बनकर तैयार है। चलेगा। तो ये दो एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन। सपोज डैट कि हम NaOH को HCl के साथ मिक्स कर दिए। NaOH बेस है, HCl एसिड है। क्या बनेगा आप भी जानते हैं, NaCl प्लस वाटर बनेगा। ये इतना नीचे का दिख रहा ना आपको? एक मिनट हम जरा चेक कर लें, क्या दिख रहा। तो NaOH और HCl को मिक्स किए तो NaCl और H2O बनेगा। क्लियर है। और ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होता है, इसको भी वेरी फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में रखा गया है। चलेगा। तो ये आपके पास वेरी फास्ट रिएक्शन है। ये इतना ज्यादा फास्ट होगा कि इसको नॉर्मल कंडीशन में मेजर नहीं किया जा सकता। आप इसके बाद एक पॉइंट लिख लेना। क्या लिख लेना आप इसके बाद? इसी के साथ एक पॉइंट आप लिख लेना, द रेट ऑफ these reactions are almost impossible to measure at
नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पर, वैसे नॉर्मल क्या, लैब में भी उतना आसानी से तो इसके रेट को कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है। चलेगा, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, नोट करें आप इसको। नेक्स्ट है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे आपने वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट के बारे में सुना कि वेरी फास्ट रिएक्शन के रेट को हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत फास्ट होता है, इसी तरह से वेरी स्लो रिएक्शन के रेट को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। मतलब सर, मतलब इट मे टेक few months to years for their completion। ये कंप्लीट होने के लिए कुछ महीने से सालों तक का समय ले सकता है, कुछ साल तक का समय ले सकता है, टाइम ले सकता है। ये इतना ज्यादा स्लो होता है और इसीलिए इसके बारे में भी हम लोग बोलते हैं it is very difficult to measure their rate at नॉर्मल कंडीशन। इसके भी रेट को मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब बोलो सर, ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन होता है जो कुछ साल से, कुछ महीने से कुछ साल तक का समय ले लेगा? ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है। एक छोटा सा एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इसका प्रोसेस भी पढ़ा है। लोहे का जंग लगना, क्या लोहे का जंग लगना एक दिन का प्रोसेस है? क्या कभी ऐसा होता है कि आज हम लोहा का दरवाजा घर पर लाकर लगाएं और दूसरे दिन सुबह उठ के देखें, पता चला जा लोहा का तो दरवाजा पूरा जंग लग गया, बस खत्म होने वाला है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। उसमें जंग लगने का शुरुआत धीरे धीरे होता है और वो प्रोसेस धीरे 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 लंबे समय तक, सालों तक चलता रहता है। तब तक चलता रहता है जब तक कि उसको पूरी तरह से डिके ना कर दे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो ये एक वेरी स्लो रिएक्शन का टाइप है। क्लियर है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप एक एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं अभी, जैसे और भी एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको हम। रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। जो यूरिया का प्रिपरेशन है ना, उसका भी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। कितना स्लो सर? बहुत ज्यादा स्लो। यूरिया का जहां भी फैक्ट्री है, जहां भी यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, आप कभी उनके बारे में पता लगाइएगा। यूरिया के फॉर्मेशन के लिए एक तो स्पेस बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और ऊपर से मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, आदमी भी ज्यादा चाहिए। क्यों सर? क्योंकि यूरिया इतना जल्दी तैयार नहीं होता है। उसके लिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उन कंपार्टमेंट्स में सारे रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है और वो धीरे 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 उसमें प्रोसेस होते रहता है, प्रोसेस करवाते रहा जाता है और वो लंबे समय के बाद वो कंप्लीटली यूरिया बनकर वहां से निकलता है, उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगर आप किसी छोटे जगह पर यूरिया बना रहे हैं तो आपको कंप्लीट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए आप देखना, यूरिया का जो भी कारखाना होता है, जो भी उसका फैक्ट्री होता है, उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। क्लियर है ना? अभी आपको पता होगा, जो जैसे एक, अगर हम खाद कारखाने की बात करें यूरिया का, तो सिंदरी में था, धनबाद के सिंदरी में, जो बहुत पहले बंद हो चुका था बट फिर से उसको स्टार्ट किया जाता। अभी हर्ल का नाम आप सुन रहे होंगे, तो वो फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। उसका आपको भी एरिया देखना, या उधर आसपास के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि उस फैक्ट्री का एरिया कितना बड़ा है। क्लियर है ना? तो इसीलिए इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगता है
और प्लस एरिया भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत समय लेता है बनने में। तो अगर आपको बहुत बड़ा सप्लायर बनना है यूरिया का, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा एरिया में बनाना होगा। तब ना बहुत बड़ा एरिया में बनाने के लिए यूरिया प्रोसेस लगा दिया और एक दिन बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में बन के निकला, फिर हम सप्लाई के फिर प्रोसेस लगा दिए। तो ये जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है ना, ये यूरिया का फॉर्मेशन एक वेरी स्लो प्रोसेस का हिस्सा है, ये वेरी स्लो रिएक्शन का पार्ट है। क्लियर है ना? एक थर्ड एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेवरेज। बेवरेज मतलब सर, बेवरेज मतलब आप समझ सकते हैं जो ड्रिंकिंग पर्पज से यूज होता है। बट सर ड्रिंकिंग पर्पज से तो बहुत कुछ यूज होता है, इसलिए बेवरेज में भी हम किसका बात कर रहे हैं? वाइन, दारू, शराब, हम उसका बात कर रहे हैं। जो वाइन का फॉर्मेशन होता है ना, शराब जहां बनता है, उसका प्रोसेस भी बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि वाइन को एक दिन में तैयार कर दिया गया और एक दिन में तैयार करके वाइन को मार्केट में ला दिया गया, ऐसा नहीं होता है। देखो उसका हम प्रोसेस बता रहे कैसे बनता है। जैसे प्रोसेस बता रहे मतलब कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया देखने के लिए, भाई घर पे नहीं बनेगा, ठीक है, हम ऐसे बता रहे हैं नॉर्मल कैसे बनता है। तो होता क्या है ना कि उसमें जब हम लोग यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो यूरिया का फॉर्मेशन करने के लिए वाइन का जब प्रिपरेशन किया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है ना कि बड़ा बड़ा कंपार्टमेंट यूज किया जाता है, बड़ा बड़ा ट्रे यूज किया जाता है, और उसमें फूड मटेरियल को, खाने पीने वाले सामान को, जैसे जनरली अगर फ्रूट्स की हम बात करें तो उसमें ग्रेप्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऑरेंज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ग्रेप्स को क्या किया जाता है, या इवन राइस का, चावल का यूज होता है। तो ग्रेप्स को एक कंपार्टमेंट में डाल दिया गया और उसको डाल करके एयर टाइट करके बंद कर दिया गया और उसको छोड़ दिया सड़ने के लिए। वो लंबे समय तक धीरे धीरे डिके होगा, उसमें फंजाई वगैरह लगेगा, वो उसको खाएगा, उसी में सब कुछ सारा कंप्लीट हो जाएगा उसका प्रोसेस। वो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे डिके होते होते सड़ के एक दिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा और उसका लिक्विड फॉर्म उसके ऊपर आ जाएगा। फिर बहुत लंबे समय के बाद, कुछ महीना या कुछ साल के बाद, इतना भी समय लग सकता है। हाँ इवन ये बात है कि आजकल कैटलिस्ट यूज करके रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दिया जाता है, वो अलग बात है। बट अगर ओरिजिनली उसको बनाना है तो फिर कुछ महीने या कुछ साल के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको खोला जाता है। और खोला जाता है, उसके रॉ मटेरियल को छान कर अलग कर देते हैं, उसके लिक्विड को अलग कर देते हैं, और उस लिक्विड के टॉक्सिसिटी का लेवल देख लेते हैं कि कहीं वो जहरीला तो नहीं हो गया। और अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो उसको प्यूरिफाई करके, डिस्टिल करके, और उससे इथाइल अल्कोहल को निकाल लिया जाता है और उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए वाइन्स का प्राइस होता है, महंगा होता है। रीजन यही है कि उसको बनाने में बहुत समय लगता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस है फूड मटेरियल को सड़ा करके। जैसे आप जानते हैं कि फ्रूट्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज होता है, और आपको ये भी पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से इथाइल अल्कोहल बनाया जा सकता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिसोसिएट करके इथाइल अल्कोहल बनाया जा सकता है। क्लियर है ना? तो इसलिए जो वाइन्स का फॉर्मेशन है, जो बेवरेज का फॉर्मेशन है, वो एक वेरी स्लो रिएक्शन का पार्ट है। चलेगा? इसके बाद अगर केमिकली हम कुछ और भी लिखना चाहें तो हम कुछ रिएक्शन लिख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन और O2 का, C और O2 का रिएक्शन होता है, CO2 बनने के लिए बहुत स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन नहीं है, इसको वेरी स्लो के कैटेगरी में रखा गया है। अगर ये फास्ट होने लगे ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम एक और रिएक्शन चाहे तो लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2 एट रूम टेम्परेचर। इसमें भी हम एट रूम टेम्परेचर लिखना चाहेंगे, बिकॉज अगर आप कंडीशन एराइज करते हैं तो फास्ट हो जाएगा वो। तो ये भी जो रिएक्शन होता है H2 प्लस O2 से आप जो H2O का फॉर्मेशन करते हैं, ये H2O का फॉर्मेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। बाय द वे, इसको फास्ट कराने के लिए अगर गैसेस को डिफ्यूज करा के H2O बनाना है तो आपको पता है कि इसके लिए फ्यूल सेल यूज किया जाता है, लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलेगा? तो ये वेरी स्लो रिएक्शन का पार्ट था।
आप नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडरेट रिएक्शंस। देखो मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? मॉडरेट का मतलब हो गया ना बहुत ज्यादा फास्ट होगा और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होगा, ये इन बिटवीन होगा उनके। इसमें हम बोल सकते हैं कि दे टेक few minutes to hours for their completion। ये कंप्लीट होने के लिए कुछ मिनट से कुछ घंटे का समय ले सकता है, और इसके रेट को इट्स रेट can be easily observed at normal condition। नॉर्मल कंडीशन में इसके रेट को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे सर आप ही बताओ कुछ एग्जांपल, कब से चुपचाप सुने जा रहे हो आप लोग, बोलो बोलो। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल। कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है दही का जमना, दूध से दही बनना। कर्डलिंग चलेगा, दूध का दही बनना। दूध से दही बनने में कितना समय लगता है बोलो? बोलो सर 5-6 घंटा। और जनरली हम लोग क्या करते हैं सर? तो हम लोग जनरली दूध से दही कब बनाते हैं सर? रात के समय हम बनाते हैं। रात में क्या करते हैं? तो सर रात में दूध को गर्म करके उसको हल्का सा, मतलब हल्का गर्म जब रहता है तो उसमें जोरन डाल देते हैं। क्या जोरन ही बोलते हैं ना, जो दही में डालते हैं, दही जो डालते हैं दूध में, कुछ और बोलते होंगे तो मजाक मत उड़ाना मेरा। तो दूध में जोरन डाल देते हैं सर, सुबह होते होते मस्त दही तैयार हो जाता है। सर एक बात बताइए, क्या कारण है सर कि हम लोग रात में दही जमाते हैं? कुछ कारण होगा इसका, कुछ तो रीजन होगा कि हम लोग रात में दही जमाना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू दिन। बोलो। देखो कारण क्या है ना, दही को जमाने के लिए एक प्रॉपर कंडीशन का जरूरत होता है। आपको पता है दही जमाने के लिए जो सबसे बेस्ट कंडीशन है ना, वो हमारे ही साइड रहता है। मतलब दही जमाने के लिए जो सबसे बेस्ट कंडीशन है वो ये नॉर्थ इंडिया में दही जमने का सबसे बेस्ट कंडीशन होता है। बाकी और कहीं पर इतना अच्छा दही नहीं जमता जितना अच्छा दही हम लोग जमा लेते हैं। रीजन क्या है कि जो लैक्टोबैसिली है, लैक्टोबैसिलस जिसको आप बोलते हैं, तो जो लैक्टोबैसिलस है जो कि मिल्क में होता है, कर्ड बनाने में जो हेल्प करता है, तो जो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर के इन बिटवीन सबसे बेटर वर्क करता है। अगर टेम्परेचर 30 से कम है तो वो उतना बेटर वर्क नहीं करेगा, और अगर टेम्परेचर एबव 40 है तो भी वो बेटर वर्क नहीं करेगा। आप एक बात कभी ऑब्जर्व करना, ठंड के मौसम में दही जमाना वो उतना अच्छा नहीं जमेगा। कभी ऑब्जर्व किए आप? ऐसा जरूर किए होंगे। क्या कारण है? ठंड के समय में टेम्परेचर उतना नहीं रहता है। ठंड के समय में आपको दूध को थोड़ा ज्यादा गर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सुटेबल नहीं होता है। और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो दही जल्दी खट्टा हो जाता है, दही जल्दी खराब हो जाता है। उसका क्या कारण है सर? उसका कारण यह है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो ये 30 से 40 का जो टेम्परेचर है ना, वो हम लोग की तरफ बहुत अच्छा रहता है। और खासकर रात के समय में, गर्मी के मौसम में हम लोग रात को दही इसीलिए जमाना पसंद करते हैं, क्योंकि रात में आप दही डाल दीजिएगा और रात का टेम्परेचर 30 से 40 के इन बिटवीन तो होगा ही होगा, और हम लोग मस्त दही सुबह सुबह खा लेंगे। आजकल तो हम रोज दही खा रहे हैं, आप भी खाइए, मना कौन कर रहे हैं। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद बॉइलिंग ऑफ एग। बोलो सर आज तो आप सिर्फ खाने पीने का बात कर रहे हैं, क्या बात है? बॉइलिंग ऑफ एग, एग को बॉयल करने में कितना समय लगता है बोलो? हमको नहीं पता, क्योंकि हम एग नहीं खाते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, बाय द वे पता हमको भी है, लेकिन आप समझ सकते। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल है, बाकी अगर कुछ केमिकली भी देखना चाहें तब भी देख सकते हैं।
जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करवाना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करवाना है तो ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड। आप N2O5 को भी डिकम्पोज करवा सकते हैं, कुछ इस अकॉर्डिंग डिकम्पोज हो जाएगा। चलेगा। तो ये सब मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का, मॉडरेट रिएक्शन का टाइम है, एग्जाम्पल है। तो हम लोग 3 तरह का रिएक्शन देखें, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। चलेगा, नोट कीजिए।